दिल की गहराइयों से आप सबका स्वागत करता हूं कि इतने खराब मौसम में और इतने कम नोटिस पे आप लोग यहां पे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये जो पत्रकार वार्ता है ये मुख्यतः सामाजिक न्याय और पिछड़े अति पिछड़े दलित मुद्दे के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। मेरे दाहिनी तरफ प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर जी बैठे हैं, जो मैं समझता हूं कि बिहार के अति पिछड़ा समाज के सबसे बड़े एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जो प्रोफेसर भी रहे और पब्लिक सर्विस कमीशन और तमाम ओहदों पे रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे हमारे कांग्रेस पार्टी के शेड्यूल्ड कास्ट डिपार्टमेंट के हमारे चेयरमैन एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। इनके लेफ्ट पे प्रोफेसर रतन लाल, जिनको आप टीवी पे अक्सर देखते हैं, और इनके लेफ्ट पे हमारे ओम प्रकाश महतो जी और फिर रविंद्र पासवान जी, और ठाकुर साहब के साथ हमारे अति पिछड़ा विभाग बिहार के अध्यक्ष शशि भूषण जी, और हमारे जयनाथ चौहान साहब जो कि फॉर्मर ओबीसी प्रेसिडेंट हैं बिहार के और बीजेपी रहे हैं, और रविराज जी, मोहन केसरी जी और लवाना साहब हमारे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे बैठे हैं। तो साथियों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए छाती ठोक ठोक करके आजकल अति पिछड़ा का नाम लेती है और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेती है, जबकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जाएंगे तो जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1977 में उनकी सरकार थी, मुख्यमंत्री थे और उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, तो ये जानने की जरूरत है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया, उनको जाति सूचक गालियां दी, वो गालियां जिनको मैं इस माइक पे अगर मैं बोलूं तो मेरी शायद जवानी जल जाए, वो गालियां उनको दी गई, उनकी मां को गालियां दी गई। और जो उस समय जो जनसंघ फैक्शन था जनता पार्टी का, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कैलाशपति मिश्रा जी, उन्होंने उस आंदोलन का विरोध आंदोलन का अगुवाई की और वो सरकार गिरा दी। उसके बाद वही कैलाशपति मिश्रा जी आगे चल के जो भारतीय जनता पार्टी बनी, बिहार से उसके फाउंडिंग मेंबर बने और गवर्नर रहे वो गुजरात के। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो ताकतें जिन्होंने हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया, उनको गालियां दी और उनके विचारों का विरोध किया, उनको ये अति पिछड़ा की बात करने का और जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ महागठबंधन वो महागठबंधन है जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के ऊपर चल रहा है। आपने देखा पिछले 24 सितंबर को चाणक्य होटल में एक सभा हुई जिसको महागठबंधन के सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब थे, जिसमें हमारे न्याय योद्धा और लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी थे, तेजस्वी जी थे, और माले के हमारे दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी जी थे, सीपीआई सीपीएम तमाम पार्टियों के नेता थे। उसको जो हमारा एक संकल्प पत्र उन्होंने सबने मिलकर के रिलीज किया, और मैं जरूर समझता हूं कि उस संकल्प पत्र के मैं मुख्य बिंदु बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद विस्तार से जो इस विषय पे पूरा अपना जीवन खपा देने वाले हमारे शिवजतन ठाकुर जी प्रोफेसर साहब आपको विस्तार से उन बातों को बताएंगे। तो ये अति पिछड़ा न्याय संकल्प जो 24 सितंबर को महागठबंधन की तरफ से लिखा गया, वो टोटली जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सपना था, जिस तरह का वो देश बनाना चाहते थे, उन विचारों पे आधारित है। इसमें जो पहला बिंदु है वो है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। आप जानते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है, जिसकी 38% आबादी है बिहार में, वो अक्सर अत्याचार के शिकार होते हैं। तो जहां तक SC ST की बात है,
वो तो SC/ST एक्ट के तहत उनको तो एक प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन जो अति पिछड़ा समाज है वो उस प्रोटेक्शन से अभी वंचित है। तो महागठबंधन ने ये वायदा किया, ये वचन दिया और ये अपने संकल्प पत्र में लिखा कि महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करेगी, ताकि जो हमारे अति पिछड़ा समाज के लोग आए दिन हमारी बहनें जो उसका अत्याचार का शिकार होती हैं उनसे उनका बचाव हो सके। दूसरा बिंदु इसमें था अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। तीसरा बिंदु आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को सरकार को भेजा जाएगा, ताकि कोई अदालत, कोई कोर्ट कचहरी में उसको रोका ना जा सके। चौथी चीज जो आप अक्सर देखते हैं कि जो पिछड़ा समाज के SC/ST OBC समाज के हमारे जो नौजवान होते हैं वो कहीं अप्लाई करते हैं और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई होती है वो क्वालिफिकेशन उनके पास पूरी होती है। मान लीजिए कहीं पे मांग की गई है कि जो परीक्षार्थी है उसको BA होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तो वो सब उनके पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको NFS नॉट फाउंड सूटेबल करके रिजेक्ट कर दिया जाता है, जो टोटली असंवैधानिक है। तो महागठबंधन की सरकार ये NFS का जो है उसको टोटली अवैध घोषित करेगी और जो हमारे SC/ST OBC अति पिछड़ा समाज के जो हमारे नौजवान हैं जो अक्सर मनुवादी मानसिकता के शिकार होकर के NFS लेबल कर दिए जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। इसके अलावा पांचवा बिंदु है अति पिछड़ा वर्ग की सूची में अल्प या अति समावेशी, अंडर और ओवर इंक्लूसिव से संबंधित सभी मामलों को एक कमेटी बनाकर निष्पादित किया जाएगा। छठा बिंदु उसमें यह है कि अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सभी आवासीय भूमिहीनों को शहरी क्षेत्र में 3 डेसिमल और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 डेसिमल आवासीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। सातवां बिंदु यूपीए सरकार द्वारा पारित शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा अति पिछड़ा, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों हेतु निर्धारित किया जाएगा। आठवां बिंदु 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके या जो आपूर्ति के कार्य हैं उनमें अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण किया जाएगा, उसका प्रावधान किया जाएगा। नवा बिंदु संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन हेतु आरक्षण लागू किया जाएगा। और अंतिम 10वां पॉइंट इसमें था आरक्षण की देखरेख के लिए उच्च अधिकार प्राप्त आरक्षण नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी परिवर्तन केवल विधानमंडल की अनुमति से ही संभव होगा। तो साथियों, ये 10 पॉइंट हैं जो असल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को व्यक्त करते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पे चलने की बात करते हैं। तो मैं एक पुरानी कहावत है कि मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो एनडीए सरकार जो बीजेपी की सरकार है किस्म की, वो लगभग यही काम कर रही है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचार थे उनको तो उन्होंने साइडलाइन कर दिया, कुचल दिया और उनकी मूर्ति पे माला डालने की केवल बात करते हैं। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा प्रोफेसर शिवरतन ठाकुर जी से कि वो इस विषय में अपनी बात रखें। और मैं आपको फिर से एक बात अंडरलाइन कर देना चाहता हूं कि ये जो 10 बिंदु निकल के आए हैं अति पिछड़ा न्याय संकल्प के, ये पॉलिटिशियंस के द्वारा नहीं बनाए गए, ये राजनेताओं ने नहीं बनाया। ये सारा का सारा संकल्प पत्र जो शिवरतन ठाकुर जी जैसे हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये उनके दिमाग की उपज है, ये उनका सपना है और इसीलिए
आज शिवजगन ठाकुर जी इस 10 पॉइंट प्रोग्राम को एंडोर्स करने के लिए आपके बीच में विशेष रूप से आए हैं। ठाकुर साहब, मित्रों नमस्कार। अभी डॉक्टर अनिल जैन साहब ने डिटेल में हम लोग के बारे में परिचय दिया, अब अपना परिचय दोहराने का आवश्यकता नहीं है। जो डॉक्टर अनिल जैन अपने वक्तव्य में पूरा नहीं कर सके, मैं केवल उन्हीं बिंदुओं को आपके सामने रखना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए आप जानते होंगे कि नीतीश जी 2005 में बिहार में सरकार बनाई। अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए उन्होंने 2006 में पंचायती राज अधिनियम पारित करके उसमें अति पिछड़ों को पंचायती राज और नगर निगम में 20% आरक्षण दिया, जो अनुपात के हिसाब से सही था। हम लोगों ने उनको ध्यान खींचा कि हमारी आबादी 40% लगभग है। कहा कि अभी तो कोई आंकड़ा नहीं, आंकड़ा के बीच अब मित्रों आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जाति जनगणना की आंकड़े प्रकाशित किए। उस आंकड़े के अनुसार बिहार में अति पिछड़ी जाति की संख्या 38% है, यानी 36% तो आंकड़ा में आया है और 2% पान और तांती को, जिसको नीतीश जी ने अनुसूचित जाति में डाल दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करके उसे पुनः अति पिछड़ी जाति में शामिल किया, यानी टोटल संख्या 38% हो गई। तब हमने डिमांड किया कि क्योंकि अब आंकड़े आ गए हैं, इसलिए 20% के आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाए। आपको शायद याद होगा कि 2006 में सर्वोच्च न्यायालय का संविधान पीठ, जिसमें जस्टिस के.जी. नारायण थे, उनकी अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि यहाँ पर आरक्षण 2 प्रकार के होते हैं, एक नौकरियों में आरक्षण और शैक्षणिक आरक्षण, जिसका स्रोत है संवैधानिक अनुच्छेद 15(4) और 16(4), और दूसरा राजनीतिक आरक्षण जो संविधान के अनुच्छेद 243, यानी राजीव गांधी के टाइम में पंचायती राज अधिनियम आया था 1973 में, तो उसमें पार्टिसिपेशन के लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं हुई। लेट मी रिपीट अगेन, सरकारी नौकरियों में 50% सीमा हो सकती थी, लेकिन राजनीतिक आरक्षण में आबादी के अनुपात में देना है, संविधान में प्रावधान है। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ के जजमेंट 5 जजों ने इसको पूरा किया। इस आधार पर हमने इसमें दिया कि क्योंकि हमारी आबादी 38% है, इसलिए अब आरक्षण 20 से बढ़ाकर 30 किया गया। दूसरा मित्रों, राइट टू एजुकेशन एक्ट 1910 डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आरक्षण का 2 प्रावधान, शिक्षा के 2 प्रावधान हुआ। संविधान के अनुच्छेद 21A जोड़ करके राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप बिटवीन 6 to 14, यानी 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में डाला गया। इसके आधार पर उसको लागू करने के लिए 2010 में राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 आया। इसके धारा 12 में स्पष्ट प्रावधान था कि सरकारी और गैर सरकारी निजी स्कूल में कमजोर वर्ग के बच्चों को 25% आरक्षण होगा नामांकन में, और उसका शुल्क सरकार अदा करेगी, यानी उसका एडमिशन फ्री होगा, जिसको फ्री सरकार पे करेगी। क्योंकि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, यानी समावेशी विकास में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना आज अनिवार्य है, खासकर वेलफेयर स्टेट में। लेकिन मित्रों, आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि 2010 यानी 15 साल लागू किए हो गया, आज तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया गया। लागू है भी, ऐसा नहीं, इसके लिए हर साल सरकार 16 लाख रुपए एडमिशन के मद में
स्कूलों में भुगतान करता है, लेकिन आप पता करें तो ये जिनका नामांकन होता है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़ी जाति के लिए है। ये सभी के सभी सवर्ण के लिए नहीं है। जिसके लिए दिया गया मोदी सरकार ने उसको खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ा, इसलिए हमने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 12 के अंतर्गत प्रोविजन है, उसको लागू करें। और तो बिहार में पिछले बार असेंबली क्वेश्चन के दरमियान बिहार सरकार ने उत्तर दिया कि 16 लाख रुपए एडमिशन के मद में स्कूल को ट्यूशन फीस के भुगतान किया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा गया, आप नाम बताएं किस जाति किस वर्ग को यह सुविधा मिली, सरकार कितनी साथ दी। ये करीब 2021 की बात है, नीतीश सरकार के टाइम की बात है, ये नहीं हुआ। अब एक और इम्पोर्टेंट बात आरक्षण के बारे में हमें डॉक्टर साहब बता रहे थे। संविधान के अनुच्छेद 16(4) में प्रोविजन है कि शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान कर उसके लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन यानी पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था होगी। ये नौकरी के लिए नहीं है, मतलब ये आर्थिक के लिए नहीं है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, गरीब से गरीब वर्ग का हो, अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़े वर्ग का हो, इसलिए प्रावधान किया गया संविधान के अनुच्छेद 16(4) में। और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इंदिरा साहनी के केस में नवंबर 1992 में इस आरक्षण के प्रावधान को मौलिक अधिकार घोषित किया, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर सर्वोच्च न्यायालय के 9 जजेस के बेंच में। लेकिन आज भी वस्तुतः ये लागू नहीं हो पा रहा। अब जो दो बात हमने कह रहे, अभी जो आरक्षण का इशू है इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहते हैं। मुंगेरी लाल आयोग बना, संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रोविजन है कि पिछड़ी जाति के पहचान, उसकी दशा और उसके आर्थिक स्थिति का आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद तब उसको आरक्षण दे, संविधान में प्रोविजन है। इसी संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत बिहार में 1974 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। 7 सदस्य मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ। मुंगेरी लाल आयोग ने 5 वर्षों तक बिहार के कोने कोने में जाकर लोगों की समीक्षा की, पहचान की, और तब 16 फरवरी 1976 को उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन सबमिट किया, रिपोर्ट सबमिट किया। इसमें कहा गया कि पिछड़े वर्ग में ओबीसी में 2 प्रकार के लोग हैं। एक अत्यंत पिछड़ी जाति जो पूर्ण रूप से पेशा पर आधारित है, जैसे नाई, बढ़ई, कुम्हार आदि जातियां जो पेशा करके अपना वेतन करती है, इसको विशेष सुविधा की जरूरत है। ऐसे जातियों की टोटल सूची मुंगेरी लाल आयोग ने टोटल 93 कास्ट की सूची दी। और दूसरे वो कि इनसे थोड़ा मजबूत जो खेती बाड़ी करते हैं, व्यापार करते हैं, दूध व्यवसाय करते हैं, वो इनसे मजबूत है, लेकिन बाकी से कमजोर है। उसको अनेक्सेड 2 नाम उन्होंने दिया, जिसमें 50 जातियां थी। अब नीतीश कुमार सरकार ने क्या किया 2015 के बाद, बैंक वोट के लिए ऐसी मजबूत जातियों को अति पिछड़े के अंदर डाल दिया जो आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से मजबूत थे। उदाहरण के लिए तेली जाति आज भी बनिया की कैटेगरी में आप जानते होंगे, जो संपन्न का है। ऐसे जातियों को डाल दिया, नतीजा कि जो अति पिछड़ा का सचमुच हक है वो नहीं मिला। तो हम उसको काटने नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि उसमें वर्गीकृत कीजिए, कोटा विदिन कोटा, यानी जो है वो रहेंगे, लेकिन जो जातियों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा उसको लाभ दीजिए। आप जानते हैं कि बिहार में अनुसूचित जाति में पासवान आते हैं। पासवान की आबादी है 5.6%। उसी तरह मुसर की आबादी है लगभग 4%। लेकिन मुसर का सरकारी सेवाओं में बिल्कुल नगण्य है। अगर कोटा विदिन कोटा होगा तो जो अपने
एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच गए हैं, उनके अलावा किसी अन्य लोगों को सुविधा दे। इसीलिए कोटा विद कोटा, जिसके सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ में निर्णय दिया है, आइए आपका हरियाणा में लागू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि बिहार में भी